So we'll start from this only. Collection of the waste from street. In addition to the waste generated in individual premises, waste are generated on street. हमारे घरों से जो waste निकल रहा है that is okay, लेकिन उसके अलावा भी कुछ waste वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है आपकी सोसाइटी में. कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? That is generating from your streets. That also we have to take in consideration. The collection of which is the responsibility of the civic authority. Civic authority यानी कि जो भी municipality corporation वहाँ पे वर्क कर रहा है या जो लोकल गवर्नमेंट है उसका वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्लीन करना है. इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, जस्ट लाइक इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टिल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स नॉट अ डेवलप्ड कंट्री. ओके, इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कलेक्शन फ्रॉम द स्ट्रीट इज बाय अ मैनुअल लेबर. आप देखो आपके भी घरों के सामने में जो आपके रोड होंगे, आपके जो कर्ब्स एरिया है, जो एले एरियाज है, तो वहां पे भी आपके स्वीपर्स आते हैं. आज के डे में भी क्या होता है, मैनुअल ही उसको हम साफ कर रहे हैं. वाइल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, मैंने एक दो फोटो दिखाया था जो फुल्ली ऑटोमेटेड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, व्हीकल्स है, जो आपके पूरे स्ट्रीट को ऑटोमेटिक साफ कर देते हैं. ओके, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. वाइल इन द डेवलप्ड कंट्रीज मैकेनिकल इक्विपमेंट इज यूज्ड. सो दिस इज अ डिफरेंस. डेवलपिंग और डेवलप में क्या है? डेवलपिंग में मोस्ट ऑफ द एरिया, मोस्ट ऑफ द सिटीज, we are using our manual resources, manpower, whereas developed countries में आपके mechanical equipments को use किया जा रहा है. When mechanical equipment is used, it sweep the road, collect the waste and take it away from the disposal. ठीक है. अब मैंने कल आपको एक फोटो दिखाया था, उसमें भी यही मैंने बताया था कि एक व्हीकल है जिसमें आपका राउंड आपके ब्रूम्स लगे हुए हैं जो रोड्स को ऑटोमेटिक, स्ट्रीट्स को ऑटोमेटिक साफ कर देगा. ठीक है, वो उस वेस्ट को भी ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट योर वैक्यूम पंप. ओके, एंड देन उसको कलेक्ट करके अपने उनके लॉरी में एक टब रहेगा, एक बीन रहेगा, उसमें वो कलेक्ट कर लेंगे और उसको फिर बाद में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. सो कंप्लीट मैकेनिज्म उनके पास में अवेलेबल है. ऐसे नहीं कि इंडिया के पास नहीं है, इंडिया के पास में भी अभी अवेलेबल है. ओके, इन मैनुअल मेथड द कलेक्शन फ्रॉम द स्टेट इज डिपॉजिटेड इन अ कम्युनल स्टोरेज. कम्युनल स्टोरेज का मीनिंग होता है आपका कम्युनिटी बिन. आपका जो भी वेस्ट कलेक्ट हो रहा है स्टेट से, उसको क्या करोगे आप लोग, अपने जो भी कम्युनिटी का बिन होगा वहां पे आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे, वहां स्टोर करोगे. फ्रॉम वेयर सेपरेट व्हीकल कलेक्ट द ट्रांसपोर्ट टू प्रोसेसिंग और डिस्पोजल साइड. जहाँ पे आपने कम्युनिटी बिन में डाल दिया, हो सकता है उस कम्युनिटी बिन को एम्प्टी करके वो वेस्ट को ले जाए या उस कम्युनिटी बिन को उठा के लेके चलेगा, लेकिन देयर में बी मैकेनिज्म दैट कि उस जो बिन है उसको, उसका जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करके आपके डिस्पोजल साइट में लेके जाया जाएगा. इन मैनुअल ऑपरेशन इट इज डिजायरेबल टू हैव अ ग्रुप ऑफ नॉट मोर देन 3%. आपका जो क्रू मेंबर होना चाहिए वो 3 लोग का होना चाहिए. वन शुड क्लीन द फुटपाथ, जो फुटपाथ को साफ करते जाएगा. द सेकंड टू स्वीप द रोड, एक जो है साफ करके जाएगा, एक जो है वो झाड़ू लगाएगा. एंड द थर्ड पर्सन व्हाट ही विल डू, ही विल कलेक्ट द वेस्ट. ओके, उसको वेस्ट कलेक्ट करके वो एक ही बना देगा इन द चैनल. एंड देन द थर्ड पर्सन टू ट्रांसफर टू द व्हील बैरो. ठीक है, पहले पर्सन का काम क्या है कि सब साफ करना है, आने जाने वाला रास्ता उसको साफ करना है. और सेकंड वाले का क्या काम है कि झाड़ू लगाना है. ओके, मतलब क्लीन करना, मतलब जो भी मेजर चीजें उसे सीधा वो पिक कर लेगा. ठीक है, स्वेप का मतलब है कि आपको झाड़ू लगाना है. तीसरे वाले का काम क्या रहेगा कि वो जितना भी वेस्ट का ढक जमा हो गया है या वेस्ट कलेक्टेड हो गया है, ठीक है, उसको उठा के वो अपने व्हील बैरो, जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट होगा या उसका जो भी व्हीकल होगा उसमें वो एम्प्टी करेगा उसको. ओके, देन लार्ज ग्रुप में बी नीडेड व्हेन. आपका लार्ज ग्रुप का रिक्वायरमेंट हो सकता है व्हेन quantity to be clean become larger or the work has to be done in a short time. ठीक है, आपका वेस्ट बहुत ज्यादा जमा हो गया तो आपको एक लार्ज क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको शॉर्ट टाइम दिया गया है, आपको तुरंत में उसको क्लीन करना है, तो आपको फिर लार्जर अमाउंट में आपका क्रू मेंबर लगेगा. Okay, now let us come to this point, that is the collection frequency. Somehow you have heard this word. पहले भी हमने एक पॉइंट लिया था जहाँ पे हमने कलेक्शन फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया था.
तो उसी पॉइंट को आज थोड़ा सा हम एलॉबरेट करेंगे कि क्या इसमें क्या क्या चीजें इसमें आ सकती है। हमने ये पॉइंट पढ़ा है, बस सुना था पहले। नो विल एलॉबरेट दिस। नो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। नो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? द रेट एट विच द वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ कलेक्शन एरिया, आई रिपीट, द रेट एट विच, जब हम रेट की बात करते हैं तो इट टर्म्स विथ योर टाइम, ओके। जब हम रेट की बात कर रहे हैं तो इट टर्म्स विथ योर टाइम साइकिल्स। द रेट एट विच द वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ कलेक्शन एरिया इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक दिन में आपने कितने बार वहां से वेस्ट को रिमूव किया, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कलेक्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, किस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज योर पॉपुलेशन, मैंने पहले भी कहा है, pollution is direct sorry yes pollution is directly proportional to the population. And second thing is community किससे बनता है, कि community आपके population से बनता है, but community में भी बहुत से variations है, मतलब उसके classifications है। community में भी लो क्लास, हाई क्लास, मिडिल क्लास, उस वे में भी बोल सकते हो। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी रहता है, मतलब रिलीजन कम्युनिटी रहता है। तो कम्युनिटी के बहुत से क्लासिफिकेशंस हैं, उतने डीप में नहीं जाके मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, ओके। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ये किससे बनता है, पॉपुलेशन से ही बनता है, ओके। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका करेक्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। बट देखते हैं कैसे। Now, requirement of a locality is another factor. Requirements of the locality, आपकी locality का requirement क्या है उस पर भी depend करेगा, that determine the collection frequency. Now, residential area require frequent collection unlike the shops, institutions and industries. ठीक है, आप देखिए रेसिडेंशियल एरिया के लिए उसका रिक्वायरमेंट कलेक्शन फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, इंडस्ट्री रहेगा तो उसका कलेक्शन फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, शॉप रहेगा तो अलग रहेगा, इंस्टीट्यूशन से तो अलग रहेगा। कहने का मतलब है कि अलग अलग पर्पज से, अलग अलग प्रोफेशन के से, अलग अलग नेचर जो रहेगा उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। लाइकवाइज अर्बन एरिया जनरेट मोर वेस्ट। जैसे अर्बन एरिया क्या है, उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, आपका पॉपुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा लैविश लाइफ रहता है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। तब देखिए कि आपका अर्बन एरिया में वेस्ट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ओके। द सेम वे इट इज सेइंग अर्बन एरिया जनरेट्स मोर वेस्ट देन अ रूरल एरिया एंड हेंस रिक्वायर्ड अ फ्रीक्वेंट कलेक्शन। अब यहाँ पे अर्बन एरिया में आपका वेस्ट जनरेट ज्यादा हो रहा है, तो यस इट इज ऑफ कोर्स कि वहाँ पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, उसको रिमूव, वहां से वेस्ट को रिमूव करने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि हमने वीक में एक बार गए या दो बार गए तो हमारे लिए सफिशिएंट है, नहीं। अर्बन एरिया में आपको लगभग हर दिन जाना चाहिए, तो आपका जो सिटी है वो क्लीन हो सकता है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज इनकम ग्रुप एंड लाइफस्टाइल। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज इनकम ग्रुप एंड लाइफस्टाइल। इनकम ग्रुप यानी क्या होता है, लो क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। उसके ऊपर भी एक और आता है हायर अपर क्लास, ठीक है। ऐसे चार ग्रुप हमारे पास में अवेलेबल है। लो के नीचे भी होता है कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। सो ऐसे बेस्ड ऑन द इनकम वेरियस ग्रुप, और हर एक जो इनकम ग्रुप है उसका लाइफस्टाइल भी अलग अलग है। तो जितन जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसका वेस्ट भी उसके हिसाब से, उस कैटेगरी उस ग्रुप का भी जो आपका वेस्ट है वो भी इस जनरेशन अलग अलग होगा। द एवरेज वेस्ट कलेक्शन फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ वेस्ट कलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम लेवल। जो हमें कहना चाह रहे हैं वो मैंने बोला। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, लो इनकम कंट्रीज शोड अ लो कलेक्शन रेट। आई रिपीट, लो इनकम कंट्रीज शोड अ लो कलेक्शन रेट। बहुत माइन्यूटली इस पे ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। लो इनकम कंट्री शोज low collection rate around 41%, while high income countries showed a 98% waste collection. ऐसा क्यों हो रहा है? हम एक जगह बोलते हैं कि लो इनकम वाले ज्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, एज वेल एज आपके अर्बन एरिया वाले आपके वेस्ट को ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से सोचता है कि नहीं, उसको थोड़ा सा सेंसिबल दिमाग होता है कि नहीं, व्हाट इज नीडेड ओवर हियर, ओके। सो क्योंकि लो इनकम में भी आपका वेस्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन अनहाइजेनिक कंडीशन बहुत ज्यादा रहता है। वो क्यों रहता है अनहाइजेनिक कंडीशन? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 41%।
क्योंकि वहां पे साफ सफाई है ही नहीं, गवर्नमेंट वहां पे ध्यान देता नहीं है। वेयर एज आपका जो पॉश एरिया होता है वहां देखिए आपका जो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी है दैट इज 98%। बट ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये जो डिवीजन हो रहा है, व्हाई दिस डिवीजन इज हैपनिंग? जस्ट बिकॉज हु आर द पेयर्स? पेयर्स कौन है इंडिया में? आपके जो लो इनकम वाले हैं वो पेयर्स नहीं है, टैक्स पेयर्स नहीं है, ठीक है। आपके जो मैक्सिमम टैक्स पेयर्स आर दोज आर कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड योर अपर क्लास। ओके, सो दैट इज व्हाई वहां से आपका रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होता है। जब वहां से रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो रहा है तो इट इज बट नेचुरल फॉर द गवर्नमेंट दैट दे हैव टू सर्विस फॉर दोज पीपल। इसलिए वहां पे देखो कि फ्रीक्वेंसी अच्छी है, वहां का वेस्ट कलेक्शन अच्छा है, ऑलमोस्ट 98% वहां से हमने वेस्ट कलेक्ट कर लिया। वेयर एज ऑन अनदर हैंड इफ यू सी यहाँ पे सिर्फ 41% है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पाते हैं, वहां के लोग ज्यादा टैक्स पे नहीं करते हैं, वो स्लैब के नीचे में ही रहते हैं। बट क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगा, इनके साथ भेदभाव, बहुत भेदभाव तो नहीं कर सकता कि भेजना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे भी सैनिटेशन को, वहां पे हाइजीन का उनको ध्यान रखना है। सो फ्रॉम दिस टैक्स पेयर्स ओनली they are spending their money on this low class group। और वहां पे ठीक है, 2 बार नहीं जाएंगे तो एक बार जरूर जाएंगे। ओके, दैट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और यही रीजन है कि वहां पे आपका अनहाइजीनिक कंडीशन बना रहता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। High income group tends to waste lot of materials such as food, clothes, furniture and other used material। जनरली आपका जो वेस्ट निकलेगा हाई इनकम ग्रुप में यही निकलेगा। क्या निकलेगा? फूड, clothes, furniture and other used material, क्योंकि all these are the luxurious materials। सारा का सारा क्या है? लग्जरियस मटेरियल है। गरीब आदमी है, क्या खाएगा? ज्यादा से ज्यादा रोटी खाएगा, एक सब्जी खाएगा। लेकिन जो अमीर आदमी है उसको रोटी खाना है, उसके साथ नान खाना है, फिर बटर रोटी खाना है। मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद एक सब्जी में उसका काम नहीं बनता, उसको 2 से 3 सब्जी चाहिए। उसमें से भी खाएगा थोड़ा सा, बाकी फेंकने में जाएगा। दैट इज द हैबिट ऑफ दिस इंडियन कल्चर। सो सेम इज क्लोथ्स। क्लोथ्स भी क्या करेगा, वो एक दिन पहनेगा, महीने में एक बार पहनेगा, फिर फेंक देगा। बाकी उसके पास 29 डेज पहनने के लिए अलग अलग कपड़े हैं। तो क्या होता है कि ये, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक बार पहने और छोड़ दिया, दोबारा कभी पहने नहीं है, अब यूज करते हैं, फेंक देते हैं। इस टाइप के लोग भी अवेलेबल हैं। सो क्लोथ्स भी जनरली आपका निकलता है। नो अगेन फर्नीचर, फर्नीचर फिक्सचर्स, जो भी चीजें हैं, अब उनको पसंद आया तो ठीक है। मतलब क्या होता है कि 1 साल रख दिया, 2 साल रख दिया, फिर मन भर गया, पैसा हाथ में रहता है, तो फिर नया लेने का मन करता है। फिर जो पुराना वाला है उसको क्या फेंकना है। और दिस इज द मेंटेलिटी कि हम अगर उसको हमारे लो इनकम ग्रुप में अगर हमने ट्रांसफर कर दिया, दे दिया, तो वैसा भी नहीं है। मेंटेलिटी ह्यूमन बीइंग है, क्या करता है, भले उसको फेंक देगा, जला देगा, लेकिन वो देगा नहीं। इट इज हैपनिंग इन इंडिया, दैट्स व्हाई। ठीक है, और ये कोई भागने वाली बात नहीं है, दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ इंडिया, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। सो कहने का मतलब है कि फर्नीचर भी है और अदर यूज मटेरियल भी है जो हम लोग सिर्फ फेंक देते हैं। वी आर ट्राइंग टू पुट एज अ वेस्ट ओनली, बट ऐसा नहीं कि हम अपने लो इनकम ग्रुप को देते हैं, ऐसा नहीं करते हम लोग। ओके, ऑल्सो इनकम फेवर देम टू बाई रिप्लेस अ न्यू मटेरियल एंड डिस्पोज ऑफ द ओल्ड वन। जस्ट हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया वही बात है। ओके, दस द वेस्ट कलेक्शन रेट शुड बी मोर फ्रीक्वेंट। ओके, now next is the climatic condition। this is also an important part कि आपका जो फ्रीक्वेंसी इसमें भी डिपेंड करेगा, बट ये किस तरह से डिपेंड करेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। इन अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, जो आपका समर सीजन है हम उसकी बात कर रहे हैं, द वेस्ट कलेक्शन मस्ट बी अ फ्रीक्वेंट। आपका जो वेस्ट कलेक्शन है वो होते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर राइज कर रहा है। टेम्परेचर राइज करेगा तो आपके जो डिकम्पोजेबल बैक्टीरियाज हैं वो बहुत जल्दी राइज करते हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज को डिके कर देते हैं, उसका ग्रोथ बहुत फास्टर हो जाता है। दैट्स व्हाई collection must be frequently and this climate favor microbial activity resulting in a faster decomposition of the solid waste, जैसे मैंने बोला। It also produces a bad odor। जैसे डिके होगा, सड़ेगा कोई चीज, तो yes of course उसमें से बैड और तो आना ही आना है, फॉल स्मेल तो आना ही आना है। फॉल स्मेल के साथ में वो देखो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बहने लगता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज लिचेट। अ वाटरी लिक्विड दैट ओजोज आउट द फ्रॉम द वेस्ट। जो भी आपके वेस्ट से पानी के जो लिक्विड के फॉर्म में वो निकल रहा है, दैट इज नोन एज लिचेट। Hence, the climate necessitates a collection at least twice or thrice a week।
तो इसलिए ये क्लाइमेट आपका डिपेंड करता है कि आपके फ्रीक्वेंसी को आपको कितना रखना है, ट्वाइस रखना है, थ्राइस रखना है, 4 टाइम्स रखना है, 5 टाइम्स रखना है. So that will depend on this. Okay. This is applicable for a putrescible material too. Putrescible यानी कि जो सड़ता है. Frequent correction of a putrescible waste will avoid a health problem. और क्या है ना, जो putrescible material रहता है ना, वो बहुत जल्दी वो स्मेल मारना भी शुरू कर देता है. So उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है. Collection frequency directly or indirectly is connected to the health of the worker and resident. Yes. अब क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है कि चलो मान लो कि आपका वेस्ट हफ्ते भर से आपके घर के बाहर में ही पड़ा है, उसको कोई आया नहीं, उठाने के लिए लेके गया नहीं. अब क्या करेगा? ये जो वेस्ट है, इससे दो तरीके से बहुत प्रॉब्लम होता है. एक तो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू खराब होता है, और दूसरा हमारा मेंटल इफेक्ट भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. तो क्यों मैं उसको बोल रहा हूँ? क्योंकि एक हफ्ते से आपका वेस्ट आपके बाउंड्री के अंदर पड़ा हुआ है, उसको कोई उठा के लेके नहीं गया है. क्या करेगा? आप जब भी आओगे जाओगे तो क्या करेगा? वो बदबू करेगा, बहुत एक फॉल स्मेल करेगा, बैड ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा, तो विच विल बी इरिटेट यू अगेन एंड अगेन. और अगर ऐसे ही हेल्थ रहेगा तो फ्लाई ब्लीडिंग होगा. अगर फ्लाई ब्लीडिंग होगा तो क्या होता है कि बहुत से जो बीमारियां यहीं से पनपती है, अनहाइजीनिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकंड पार्ट इज व्हेन यू सी दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और वही स्मेल वही ऑर्डर आएगा ना, तो इट इरिटेट्स यू. इरिटेट्स यू का मतलब क्या है कि दिस इज कॉजिंग यू मेंटल इरिटेशंस. ओके, सो दैट इज व्हाई ये दोनों चीजें बहुत डिस्टर्बिंग है. तो दिस इज विद योर रेसिडेंट जो वहां रहता है उसके लिए भी, एज वेल एज आपका जो हेल्थ वर्कर है, मतलब ये आपका जो वर्कर है जो सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है या हाइजीनिक कंडीशन रखने का काम कर रहा है, तो इसके लिए भी वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है. ठीक है. The potential exposure of a household and a waste collector to health risk is higher when the waste is collected at extended frequencies. ये जो रिस्क हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर में जो मैंने बोला, ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है अगर आपने उसको एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर वैसा का वैसे ही रख दिया है, तो आपको फिर उसके प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज हेल्थ रिस्क उसका बढ़ जाता है. Goods waste stored for a longer period of time in open bins favor the growth of mites, maggots and bacteria. मतलब यही अनहाइजीनिक कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि ये सब आपके जीव जंतु यहाँ पे पनपना शुरू हो जाएंगे. Okay. The decomposition of waste by these organisms release endotoxin, which when inhaled might cause a lung inflammation. और ये जो आपका वेस्ट से गैसेस निकल रही है, अगर इसको आपने इनहेल करते गए तो ये भी आपको टॉक्सिसिटी आपके बॉडी के अंदर में आ सकता है, विच विल कॉज यू लंग इन्फ्लेमेशन. आपको थोड़ा देर मतलब आपका लंग इन्फ्लेमेशन यानी क्या? आपको लंग्स में से थोड़ा सा जलन टाइप लगेगा, आपको ऐसे एसिडिटी जैसा अंदर से महसूस होता है. So that is not good for you. That is very bad. The requirement of a container to determine the collection frequency. Now the requirement of container यानी आपका स्टोर में आपका जो डस्टबिन है उसका क्या साइज रखना है, कैसा होना चाहिए, वो भी आपका कलेक्शन फ्रीक्वेंसी में डिपेंड करेगा. अगर आपके घर में आपका मॉर्निंग पूरे दिन भर में आपका 4 kg अगर आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो अगर पूरे दिन भर में आपको 4 kg प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको 10 kgs का जो आपका ये है अपना डस्टबिन है वो रख के क्या फायदा है? 10 kg कैपेसिटी का डस्टबिन रख के कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है आपके घरों में, जबकि 4 kg पर डे आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है. दैट इज ऑल्सो टू हाई. हाँ, सो हमें 10 kg का लेके कोई मतलब नहीं है. सो मतलब कहने का मतलब है कि आपके, अच्छा चलो ठीक है, मैंने ये एक दिन के बाद किया. अगर एक दिन में अगर आपका जो डस्टबिन है वो 2 बार खाली हो जाता है, सो इट मीन्स दैट कि आधे दिन में आपका सिर्फ 2 kg वाला जो बिन है दैट इज सफिशिएंट इंस्टेड ऑफ 10 kg का आपका बिन. सो कहने का मतलब है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कंटेनर को कैसा रखना चाहिए, वो भी आपका फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा. ओके. According to the population and the quantity of waste generated, the number of a container should also be increased. I repeat, according to the population and the quantity of waste generated, the number of a container should also be increased. ये सेम उस पर डिपेंड करेगा, मतलब रिक्वायरमेंट तो डिपेंड करेगा उस पर. Open container necessitate waste collection on a daily basis, unlike the sealed containers. Open container necessitate waste collection on a daily basis, unlike the sealed containers. आपके
ये भी एक बात है कि आपके जो ओपन कंटेनर्स है दोज आर नॉट प्रेफरेबली फॉर द स्टोरेज ऑफ द सॉलिड वेस्ट, इट्स बेटर टू हैव अ सील्ड कंटेनर्स, ठीक है। Inappropriate estimation of a waste generated and irregular waste collection increases the overall cost of the collection. Inappropriate estimation of the waste, ठीक है। अगर हमने हमारा कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है ये हम प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, इरेगुलर वेस्ट कलेक्शन इंक्रीजेस, मतलब अननेसेसरी का आपका जो वेस्ट कलेक्शन है वो होता रहेगा एंड द ओवरऑल कॉस्ट क्या है वो आपका इफेक्ट हो सकता, मतलब वो बढ़ सकता है। से सपोज करो कि किसी कम्युनिटी में based on the 1 week or 2 week experience we came to know that कि यहाँ पे अगर हम हफ्ते में भी अगर 2 दिन जाते हैं तो भी वहाँ का काम सफिशिएंट है, बट समवन सेज कि नहीं वहाँ हम 2 दिन नहीं जाएंगे, हम 5 दिन जाएंगे। सो क्या हो रहा है, इट इज वेस्टेज। वाई वेस्टेज, यू आर वेस्टिंग यूर 3 day कॉस्टिंग। आपका 2 दिन में जो हो सकता है उसको 5 दिन लगा रहे हो, यानी एक्स्ट्रा के 3 दिन जो है उसमें जो कॉस्ट लगना है वो आप वेस्ट कर रहे हो। So it is working like that. Okay. Proper planning and segregation of a waste at a sources will minimize the cost involved in a waste collection. Proper planning and segregation, मतलब प्लानिंग एंड सेग्रीगेशन कैसे कि आपके वेस्ट को कहाँ रखना चाहिए, किधर स्टोर करना चाहिए, कितने टाइम पर स्टोर करना चाहिए, आपके वेस्ट को आप कैसे सेग्रीगेट, प्लास्टिक गार्बेज आपका पेपर वुड ग्लास, इन सबको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट एट अ सोर्स विल मिनिमाइज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द वेस्ट कलेक्शन। क्योंकि अगर आप अपने घर पे ही चीजों को रिसाइकल कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, तो आप उसको वेस्ट में कंसिडर करोगे ही क्यों, वो आप फेंकोगे ही क्यों। अगर वो ऐसा आपने कंट्रोल कर लिया तो यस अल्टीमेटली यू आर saving your money. Now, this is the advantage and disadvantage of the collection frequency. Now, this is very good table which is created over here. You can see this is the alternatives. जिसमें एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, और यहाँ पे क्या है फेवरिंग कंडीशन दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यहाँ हम बोल रहे हैं कि वंस पर वीक और लेस। आई रिपीट, वंस पर वीक और लेस, यानी कि एक वीक में एक बार, एक वीक में एक बार या एक दिन या उससे भी कम। तो उसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो यही कि लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि वहाँ उतना काम ही नहीं हो रहा है, तो कॉस्टिंग बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही दिन हफ्ते में एक ही बार जाना है ना, तो कॉस्ट उतना बढ़ेगा नहीं। और रिक्वायर्ड लेस फ्यूल, क्योंकि उसको जो व्हीकल लेके जाएगा उसको फ्यूल लगना है तो वो भी कम लगेगा फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण। बट डिसएडवांटेज उसका है, डिसएडवांटेज क्या है, इम्प्रॉपरली स्टोर्ड वेस्ट कैन क्रिएट ओडर एंड अ वेक्टर प्रॉब्लम। समझो आपने मंडे को आपका वेस्ट जनरेट हुआ और वो आपके नेक्स्ट संडे को आने वाला है, मतलब कमिंग संडे को आने वाला है। ये मंडे को हुआ और आपके कमिंग संडे या मंडे को आने वाला है, तो पूरा 6 या 7 दिन आपके पास में अवेलेबल है। यानी सोचो मंडे को अगर वो कोई पोर्टेबल मटेरियल होगा, आई रिपीट, अगर मंडे का कोई फूड वेस्ट में कोई पोर्टेबल मटेरियल होगा तो आपको समझो कि पूरा एक हफ्ता उसे घर में स्टोर करके रखना है। आप ऐसे घर में का स्टोर करके रखोगे पोर्टेबल मटेरियल को, व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ ऑर्डर, इट विल क्रिएट ऑर्डर, क्योंकि वो सड़ रहा है वहां, एक हफ्ते से रह के वो सड़ रहा है, क्रिएट ऑर्डर एंड अ वेक्टर प्रॉब्लम, और उसके कारण कोई दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द बिगर डिसएडवांटेज ऑफ दिस। नाउ चलो ठीक है, आप अगर करना चाहोगे वंस पर वीक और लेस, तो ये कौन से क्लाइमेट में अच्छा है, दिस इज कोल्ड टू मॉडरेट क्लाइमेट। आई रिपीट, दिस इज फेवरेबल इन विच कंडीशन, कोल्ड टू मॉडरेट क्लाइमेट। समर में अगर हम ऐसा करेंगे, समर में अगर एक एक हफ्ता हम लोग वेस्ट क्लीन नहीं करेंगे और पोर्टेबल मटेरियल है, तो समझो आपके घर में तो मतलब गंदगी ही गंदगी होगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे कोल्ड टू मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं, जो भी आपको कोल्ड एरिया, कोल्डन एरिया एरियाज है, तो वहाँ इट्स गुड, वहाँ पे आप हफ्ते में एक बार जाओ, ओके। लेकिन जैसे हमारा नागपुर है, मुंबई है, कोलकाता है, तो ऐसे जगह पे ये काम नहीं करता है, ठीक है। नॉन नेक्सिस ट्वाइस पर अ वीक, ट्वाइस पर अ वीक, इसका एडवांटेज क्या होगा, आप देखो कंपेयर करो इसके साथ, वंस पर अ वीक, दिस इज ट्वाइस पर अ वीक। तो क्या होगा, जो भी आपका वेस्ट आ रहा है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, यू आर रिड्यूसिंग समथिंग, you are reducing something, okay, reducing your waste reduces storage requirement,
जहाँ पे आपको 10 केजी का बकेट या 10 केजी का आपको डस्टबिन का रिक्वायरमेंट था, तो वहां पे आप देखो उसको आप 50% अपने इसको रिड्यूस कर दिया, यू कैन प्रोवाइड अ 5 केजी डस्टबिन। तो आपका जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, या अगर यहाँ पे मैं केजीज की बात कर रहा हूँ, अगर ये स्टोरेज है तो उसमें हमें वॉल्यूम के टर्म से बात करना चाहिए। लेट अस से कि 1 मीटर क्यूब अगर आपको यहाँ लगता था, सो यू विल रिक्वायर्ड ओनली 0.5 मीटर क्यूब, क्योंकि ट्वाइस पर वीक हमने इसको कर दिया है, दैट्स व्हाई। नो, इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है अगर इसके हमने कंपेयर किया, यहाँ पे देखो ये लेस एक्सपेंसिव था, अब यहाँ पे हमने सर्विस दिया है तो इनको थोड़ा सा तो कॉस्टिंग लगेगा, तो दिस इज अ मोर एक्सपेंसिव देन होम, मोर एक्सपेंसिव टू दिस सिस्टम, ओके, एंड रिक्वायर मोर फ्यूल, मोर यू रिक्वायर मोर फ्यूल विथ होम विथ दिस सिस्टम। आपका वंस पर वीक में था, इसीलिए ये आपका डिसएडवांटेज है। बट फेवरिंग कंडीशन क्या है? द वार्म क्लाइमेट। आई रिपीट, द फेवरिंग कंडीशन इज लाइक यूर वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे आपका वार्मनेस रहता है, जहाँ पे गर्मी थोड़ी सी रहती है, तो वहां पे हफ्ते में 2 बार तो आपको जाना ही चाहिए, ओके। मोर देन ट्वाइस पर वीक, आई रिपीट, मोर देन ट्वाइस पर वीक, दिस इज द थर्ड कैटेगरी। सो आप देखिए इसका भी एडवांटेज क्या रहेगा, इसका भी एडवांटेज यही है जो आपने ऊपर में देखा, इट रिड्यूसेस द लिटर्स एंड रिड्यूसेस द स्टोरेज इक्विपमेंट। अब जहाँ पे यहाँ पे आपका जो 0.5 केजी, सॉरी 0.5 मीटर क्यूब का आपको बिन यूज कर रहे थे, नाउ देयर इज अ फुल 100% चांस कि जो 0.5 मीटर क्यूब था वो आप यहाँ पे 0.25 या 0.3 मीटर क्यूब का आप देखो, मतलब आपके फ्रीक्वेंसी पे आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो चेंज होते जा रहा है। नो अगेन डिसएडवांटेज विल बी सेम एज वी हैव सीन इन दिस ट्वाइस पर वीक। तो कैसे आपका एक्सपेंसिव तो बढ़ेगा क्योंकि आपने सर्विस दी ज्यादा दी है, और आपका फ्यूल भी बढ़ेगा क्योंकि आप व्हीकल भी यूज कर रहे हो। सो वेयर वेयर यू विल यूज दिस, यू विल यूज इन द डेंस पॉपुलेशन एरिया। आप ये यूज करोगे कहाँ पे? डेंस पॉपुलेशन एरिया, दो इट में बी कोल्ड टू मॉडरेट और दो इट में बी अ वार्मर क्लाइमेट, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी क्लाइमेट हो, लेकिन जहाँ पे हाईली डेंस पॉपुलेशन है, जैसे हम मुंबई की बात करते हैं पर्टिकुलरली, आपका दादर है, आपका विरार है, आपका दहीसर है, आपका बोईस, आपका बोरीवली है, तो दिस ऑल दीज आर द वेरी डेंस पॉपुलेटेड। तो वहां पे आप देखोगे तो मतलब इट इज मोर देन ट्वाइस पर वीक इट इज हैपनिंग, ओके। डेंस पॉपुलेटेड एरिया में ये होना ही होना है, irrespective of the climatic conditions, okay। So you hope you I hope you are understanding this. Now you can compare for your locality, for your area. As far as my concern in my पालघर सिटी, मगर मैं यहाँ की बात करूँ, मेरी पर्टिकुलर मेरी प्राइम सोसाइटी की मैंने बात करूँ, तो हमारे यहाँ पे वो 3 दिन में एक बार उसकी गाड़ी आती है और वेस्ट को कलेक्ट करके लेके जाता है। इट इज हैपनिंग। सो वी आर इन दिस कंडीशन ट्वाइस पर वीक, हम ये कंडीशन में आते हैं, ओके। एंड ऑल्सो वी आर इन द ह्यूमिड क्लाइमेटिक नेचर में हम लोग आते हैं इसमें। नो, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, जो भी हमने देखा भी इसके पीछे भी ये भी। सो एवरीथिंग इज कमिंग टुवर्ड द कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। नो, नेक्स्ट टॉपिक इज द कलेक्शन रूट। आपको कलेक्शन फ्रीक्वेंसी के बाद में तुरंत कलेक्शन रूट इसलिए आ गया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए भी आपको क्रू मेंबर लगेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए आपको व्हीकल लगेगा, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी के लिए आपको व्हीकल लगेगा। अब ये व्हीकल को लाने ले जाने के लिए भी तो कोई ना कोई एक प्रॉपर रूट होना चाहिए, और ये क्यों होना चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर किया है इस टॉपिक के अंदर में। द रूट प्लान बाय अ कलेक्शन क्रू टू कलेक्ट वेस्ट in a specific area is called as collecting route. I repeat, the route planned, जिस रूट में आपको जाना है अपने व्हीकल को लेके, क्रू मेंबर्स को अपने व्हीकल लेके जाना है, उसका प्लानिंग बराबर होना चाहिए, तो प्लान होना चाहिए टू कलेक्ट वेस्ट इन ए स्पेसिफिक एरिया, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया पहुंचने तक के, दैट इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन रूटिंग। somehow in a question you may ask like that, what is the optimum collection या ऑप्टिमम रूट कलेक्शन? तो भी आपको थोड़ा सा ये पॉइंट्स आपको मेंटेन करने ही पड़ेंगे, मेंशन करना ही पड़ेगा। अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द कलेक्शन रूट विल बी, अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कलेक्शन रूट विल बी, क्या रहेगा? डिक्रीज द ओवरऑल कास्ट, सॉरी
decrease the overall cost in addition to labor cost. The prime factor, prime point is that you have to decrease the overall cost. आपको पूरे overall cost को reduce करना है. किसके साथ में? लेबर की कॉस्टिंग के साथ में आपके ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करना है. दैट इज अ प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो प्लानिंग आपके इसमें आना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज कंजर्व एनर्जी. आपका जो कॉस्टिंग है, ओवरऑल कॉस्टिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द व्हीकल. ओके, आई रिपीट, द कॉस्टिंग आपको जो डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंड ऑन द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द व्हीकल इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कंजप्शन, है ना. तो कंजर्व एनर्जी बाय मिनिमाइजिंग व्हीकल फ्यूल कंजप्शन. ओके, एंड उसके साथ में रिड्यूस द वर्किंग आवर्स. रिड्यूस द वर्किंग आवर्स. ये वर्कर्स के हेल्थ, मतलब वर्कर्स को लेके नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकल पब्लिक, उसके लिए हम बोल रहे हैं. अगर बहुत ज्यादा देर हम लोग कचरे को लेकर पब्लिक के साथ में रहेंगे तो दैट विल क्रिएट अनहाइजीनिक कंडीशन फॉर दोस पब्लिक. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि उसको जितने जल्दी हो सके हमें वहां से इवैक्यूएट करना है. एंड ऑल्सो अगर हम लेबर्स के हिसाब से बात करेंगे तो भी ये उनके फेवरेबल कंडीशन में रहेगा कि अगर हम वेस्ट को जल्दी से जल्दी हम लोग रिमूव करें. Next, the size of each route is decided based on. The size of each route is decided based on. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपका the amount of waste collected per stop. एक स्टॉप में आपका कितना वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा. Size of each route is decided based on. साइज का कहने का मतलब है कि आपका पैच कितने किलोमीटर का, वो पैच आप डिसाइड कर रहे हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. द अमाउंट ऑफ वेस्ट कलेक्टेड पर स्टॉप. अगर आपका एक स्टॉप में अगर 50% आपका व्हीकल फिलअप हो गया है, आपको 10 स्टॉप्स को विजिट करना है. ओके, आपका फर्स्ट स्टॉप में अगर आपका 50% हो गया है, देन नेक्स्ट स्टॉप में आपका 75% हो गया, फिर थर्ड स्टॉप में वो 100% आपका व्हीकल फुल हो गया है. बट अब आगे जाके भी कोई मतलब है क्या? अगर आप बोलोगे कि मुझे फोर्थ स्टॉप में जाना है वो वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, सो इज इट नेसेसरी कि वहां आपको जाना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं बची है कि आप और वेस्ट को कलेक्ट कर पाओगे. सो व्हाट द नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपका जो व्हीकल है उसको आपके डंपिंग यार्ड जो भी है या आपका जो ट्रांसफर स्टेशन है वहां पे व्हीकल को लेके आना पड़ेगा. एंड देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद योर फोर्थ स्टॉप, राइट. फोर्थ स्टॉप से फिर आप 10th स्टॉप तक जाएंगे. ऐसा नहीं कि थर्ड स्टॉप में फुल होने के बाद भी नहीं, मुझे तो आगे जाना है, सारे स्टॉप जाऊंगा फिर वापस आऊंगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो द अमाउंट ऑफ वेस्ट कलेक्टेड पर स्टॉप, कितना आपके पर स्टॉप में आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर में आपका साइज, आपका जो रूट है उसका पैच हम डिसाइड करेंगे. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप्स? आपका स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3, इनके बीच में स्पेसिंग क्या है, उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, नाउ एंड द थर्ड वन इज लोडिंग टाइम. आपको उस स्टॉप में आपका लोड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट. वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा रूट ऑप्टिमाइजेशन में. क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लोडिंग टाइम क्यों ध्यान देना पड़ेगा, इस लोडिंग टाइम को क्यों ध्यान देना पड़ेगा? मान लो अगर हमारे रोड में बीच रास्ते में हमारा बड़ा व्हीकल आके स्टॉप हो गया एंड इट्स अ पीक आवर जहाँ पे लोगों को आपके ऑफिस में पहुंचने की जल्दी है, अगर ऐसे सिचुएशन में रहेगा तो व्हाट विल हैपन? ट्रैफिक कंडीशन विल अफेक्ट. ऐसे पीक आवर्स में क्या हो जाएगा, आपका जो ट्रैफिक कंडीशन है वो अफेक्ट कर जाएगा. सो दैट इज नॉट अ गुड साइन. वो मतलब सही नहीं रहेगा एक civilization, एक urbanization के हिसाब से. So that's why you have to keep all this point in your mind. Next is barriers such as railroads, embankments, rivers, and roads with a heavy traffic can be considered to divide route territories. आपके जो रूट टेरिटरीज हैं इन सबको ध्यान में रख के करना चाहिए. आपका रेल रोड्स मतलब आपकी रेल की पटरियां, रेलिंग्स, उसके बाद एम्बैंकमेंट्स जो होंगे, आपके जो रिवर है, आपके जो रोड्स हैं, आपके जो हेवी ट्रैफिक है, इनको ध्यान में रख के आप अपने सिटी का डिवीजन करो. आपके सिटीज को आप डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवीजन करो. किन चीजों को ध्यान में रख के? इन चीजों को ध्यान में रख के आप उसको डिवाइड करो, क्योंकि इन सब में अपना
हमारा कंट्रोल नहीं है, रेल रोड्स में हमारा कंट्रोल नहीं है, एम्बैंकमेंट्स में हमारा कंट्रोल नहीं है, रिवर एंड रोड्स में हमारा कंट्रोल नहीं है। रिवर और रोड्स जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है, तो उसके लिए हमारा कंट्रोल नहीं है, और हैवी ट्रैफिक में भी हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई ये सारी पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कंसिडर टू डिवाइड रूट टेरिटरीज। रूट टेरिटरीज आप डिसाइड कर सकते हो उसके बेसिस में। Now, proper planning will improve efficiency of the collection and decrease the collection cost. There, of course, हम जो भी कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ही कर रहे हैं। तो फॉर दैट प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जिससे कॉस्ट आपका बढ़ सकता है। ओके, अगर इम्प्रॉपर रहा तो इट विल आल्सो हेल्प द सुपरवाइजर टू ट्रैक द कलेक्शन थ्रू। और आपका अगर प्रॉपर प्लानिंग करके, अगर प्रॉपर रूट ऑप्टिमाइज करके अगर आप उस रूट को फॉलो कर रहे हो, शेड्यूल को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपके जो सुपरवाइज, आपको मतलब कि जो क्रू मेंबर्स है, उस क्रू मेंबर का जो सुपरवाइजर है वो उनको आसानी से सुपरवाइज कर सकता है, या उनको इजीली कमांड दे सकता है कि आप इसके आगे ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, so proper planning is needed. The success of a waste collection depend upon the collection crew and equipment requirements. That is true. ये बहुत सही कहा है, क्योंकि आपका जो सक्सेस है, आप काम कैसे कर रहे हो, क्या हो रहा है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा। आपका कलेक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, एक सब उसका सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन योर कलेक्शन क्रू। अगर आपके कलेक्शन क्रू मेंबर्स अगर लालची होंगे तो वो वेस्ट कलेक्ट करेंगे नहीं। अगर वो इंथुसिस्टिक होंगे तो यस, आपका 5 घंटे का काम भी वो 3 घंटे में कवर कर सकता है। सो क्रू मेंबर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। यस ऑफ कोर्स, मतलब आपके पास में एंथुसिस्टिक क्रू मेंबर्स है, बट उनके पास में अगर इक्विपमेंट ही नहीं है, आपने उनको झाड़ू ही नहीं दिया, तो साफ क्या करेगा? वो थोड़ी ना अपने कपड़े निकाल के साफ करने बैठेगा, ऐसा नहीं होता है। दे विल ऑल्सो रिक्वायर्ड फुल इक्विपमेंट्स, उनको रिक्वायरमेंट है उसका, उनके पास इक्विपमेंट रहेगा तो वो काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। उनके पास रिसोर्सेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, once collection crew is formed, it is essential for a solid waste manager to lay down the collection route. एक बार आपका कलेक्शन क्रू बन के रेडी हो गया, देन आपका जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजर है वो आपको, वो उन मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन देगा। he will guide him, he will guide them, he will give instruction them to get down all the waste. Okay, the improper routing result in if ineffective waste collection. यस ऑफ कोर्स, बार बार सेम पॉइंट आ रहा है कि अगर आपका इम्प्रॉपर प्लानिंग रहेगा या इम्प्रॉपर रूटिंग आपने किया है, रैंडमली कुछ भी कर दिया है, तो यस, इट विल अफेक्ट योर वेस्ट कलेक्शन। ओके, the collection is the collection route is laid after several trials of a motion time experiment. देखो, जब हम इसमें काम करते हैं तो हम दो तरीके से काम करते हैं, एक मैक्रो लेवल पे करते हैं और दूसरा हम लोग एक मैक्रो लेवल हो गया और दूसरा आपका माइक्रो लेवल हो गया। MACRO मैक्रो, MICRO माइक्रो। अब मैक्रो लेवल की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, अपना जो भी सिटी है उस सिटी का हमने क्या करना है, मैप ले लेना है, और मैप में बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दिस रेल रोड्स, एम्बार्कमेंट्स, रिवर रोड्स, हैवी ट्रैफिक, आप क्या करोगे, मैप में ही आप क्या करोगे, उसका डिविजन कर लोगे मैप में, and then in map only you will decide what will be the optimized route. Okay, so that is your macro planning, that is your macro planning. लेकिन इस मैक्रो प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए यू हैव टू गो फॉर द माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग कैसा, आप उसमें तो आपने रूट बना लिया, लेकिन उस रूट में ट्रैवल करके आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजर है या आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, what they will do, they will physically sit on the your vehicle, and they will start traveling from one point to another, and they will realize and they will note how much time is required from point A to point B, point B to point C, point C to point D. Every readings will be minutely noted over there. Okay, so what will happen, and this is not happening in a single point or in a single day. They have to work for maybe 5 days, 4 days, 10 days, or they have to take several trials for that. So that's why the collection route is laid after several trials of a motion time experiment. मतलब कंटिन्यू आपको देखना है पड़ेगा, आपके एक्सपीरियंस बेस में फिर आप डिसाइड करोगे कि
which route you have to be optimized. Okay. So next is the collection routing is a heuristic process. Yes, this is the one of the method. In next class we'll take this heuristic process and deterministic process. दो process हैं जो हमें बाद में check करना है. Heuristic process and deterministic process. As it does not involve any standard or a universal set of rules. Okay, heuristic method हम बोलते हैं. It does not involve any standard. हम किसी भी standards को follow नहीं कर रहे हैं. What we are trying to do a trial error method. We are using a trial error method क्योंकि हमने हमारा मैप में बनाया है, that is a macro. Then हमने क्या किया, व्हीकल में बैठ के हम पर्सनली लेवल पे हम जा रहे हैं और हम सारे चीजों को नोट कर रहे हैं कि हमको कितना टाइम लग रहा है, कितना ट्रैफिक है, रोड कैसा है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रोड्स, everything you have to see. So this is not any standard method. ये कोई standard method नहीं है. This is a trial error method. So the routes are prepared by a relatively simple approach that define the specific pattern of the routing. A route map should illustrate. अब देखो, अब जब हम माइक्रो लेवल पे जब जाएंगे तो हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? What point you should illustrate? The collection points. You first note the collection points. कौन कौन से collection points है वो. Now next is a garbage service location. आपके जो सर्विस लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है. वन वे और टू वे स्ट्रीट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो रोड है वो वन वे या टू वे. वन वे यानी कि सिर्फ एक ही रोड है, वहीं से गाड़ी आएगी, उसी से गाड़ी जाएगी. वेरएज टू वे क्या होता है कि आपको दो लेन्स रहेंगे, एक से आपके यहाँ से जाने वाले व्हीकल आएंगे और दूसरे आपका जो वे है वहां से व्हीकल आएंगे. सो क्रॉस इंटरसेक्शन मतलब सॉरी जो आपका कोलिजन है बिटवीन टू व्हीकल्स वो नहीं होता है उसमें. ओके, सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट वेदर इट इज अ वन वे स्ट्रीट और टू वे स्ट्रीट्स. देन नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल साइट. आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल साइट है वो आपके रूट से कितना दूर में है. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड. ओके, देन नेचुरल बैरियर्स. नेचुरल बैरियर्स यानी क्या, कहाँ पे अप हिल्स है, कहाँ डाउन हिल्स है, वो आपको ध्यान में रखना है. कहाँ पे डिप्रेशन है, कहाँ पे एलिवेशन है, कोई जंगल एरिया है या एकदम रोड के सामने में ही अगर आपका बड़ा व्हीकल सॉरी बड़ा सा पेड़ आपका है, तो ये सारे जितने भी नेचुरल बैरियर्स है वो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे. नो लास्ट वन इज ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया. यस ऑफ कोर्स, जो भी हम करते हैं तो थोड़ा सा पीक आवर्स में नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, तो जिससे ट्रैफिक कंजेक्शन कम से कम रहे, मिनिमम से मिनिमम रहे. नहीं तो क्या होगा, 8:30 आपने शुरू किया, सॉरी 8 o'clock आपने स्टार्ट किया एंड 10:30 तक यू रियलाइज कि 10:30 तक के आपका जो ये पीक आवर्स रहता है, तो इस पीक आवर्स में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं. सो ये पीक आवर्स में क्या है ना कि आपका जो व्हीकल्स है वो कर्ब सर्विस में नहीं आना चाहिए एंड ऑल्सो इट शुड नॉट गो फॉर द एलए सर्विस. चलो एलए सर्विस एक बार का ठीक है, लेकिन कर्ब सर्विस में आपका वो प्रोवाइड मतलब ये पीक आवर्स में नहीं करना चाहिए. ओके, so we have to keep some points in your mind while deciding the route optimization. Okay, so next is a guidelines for laying out the collection route. आपको और किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, that we will see over here. Details of the amount of waste generated. आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका वेस्ट आपके जो रूट बना रहे हो वहां पे कितना आपका एस्टिमेटेड, आपका क्या वेस्ट एस्टिमेटेड है, कितना वेस्ट जनरेशन होने वाला है, दैट you should estimate first. Okay, then you have to decide the collection points. आपका ये भी एस्टिमेशन में आना चाहिए कि आपके कौन से कलेक्शन पॉइंट से कितना वेस्ट आपका जनरेट होता है, वो भी आपको देखना चाहिए. Then third is you have to see the frequency. Frequency of what? Frequency of the collection. Frequency of that collection for that community. ठीक है. The next is कि आपका क्रू साइज क्या है. मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए, 1 से 3 ये मिनिमम साइज है, फिर बाद में 3+ हो सकता है. सो आपका क्रू साइज क्या है वो भी हमें ध्यान में रखना है. आप कौन से टाइप के व्हीकल्स को लेके जा रहे हो, दैट आल्सो यू हैव टू बी आइडेंटिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड. नाउ रूट शुड बी लेड आउट इन सच अ वे दैट दे बिगिन एट द एंड. आई रिपीट, बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व करो, इसको याद रखने की बहुत जरूरत है. The route should be laid out in such a way that it begins at end near
arterial streets. I repeat, begin and end near the arterial streets. The physical barriers such as the railways, tracks, bridges, river and embankment should be taken for the route boundaries. ये हमने हमने डिसाइड किया था, लेकिन यहाँ बात ये ध्यान में रखना है कि कहाँ से शुरू करना है. begin and end near the arterial street, वहां से आपको शुरू करना है ये. The route should be neither be fragmented nor overlapped. The route should be neither be fragmented nor overlapping. आपका जो रूट है, आप जो भी वेस्ट लेके जा रहे हो उसकी वजह से मतलब फॉल स्मेल या फॉल ऑर्डर नहीं आना चाहिए, वो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड इट शुड नॉट बी ओवरलैपिंग. हेलो, हाँ सर, सब बस मैं खत्म कर रहा हूँ 10 मिनट. हाँ सर, मैंने नेक्स्ट क्लास में एडजस्ट कर लिया, मैं ही रहूँ. इट शुड नॉट बी ओवरलैपिंग कहने का मतलब है कि से सपोज करो ये डायग्राम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस इज योर वन सोसाइटी, दिस इज योर अनदर सोसाइटी, दिस इज योर थर्ड सोसाइटी, एंड लेट अस से दिस इज योर फोर्थ सोसाइटी. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो रूट है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए. ओवरलैप नहीं होना चाहिए इन द सेंस क्या है कि एक बार आप यहाँ से गए, ये आए अपन, और वापस से आप इधर पे आओगे, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए. या फिर ये रूट में आप यहाँ से गए, आप यहाँ से वापस गए ऊपर में, फिर घूमे यहाँ पे, फिर से आप इसी रूट में आ रहे हो, कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो ये जो है ये रिपीटेशंस आपका ओवरलैपिंग जो है, ये वापस से इधर पे आना, ये ओवरलैपिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये ऐसा नहीं चाहिए हमको, ये ऐसा नहीं चलता. ओके, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप वही रूट में दोबारा आ रहे हो, तो अननेसेसरी का फ्यूल वहां पे जा रहा है, अननेसेसरी का आपका टाइम वहां पे जा रहा है. सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओवरलैपिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल. There should be a compact and a show clustered street segment of a particular area. Okay. In a hilly terrain, no, हमने ऊपर में भी एक बार बोला कि आपके जो नेचुरल बैरियर्स है उसको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा. In a hilly terrain, the routing should begin at the top and proceed downhill. See, this is very very important. Just like in hilly areas, अगर मैं स्पेसिफिकली मुंबई में भी कई जगह पे हिली एरियाज अवेलेबल है, अगर वहाँ की बात करूँ तो भी सही रहेगा. अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो भी सही रहेगा, मैं ऊटी की बात करूँ तो भी सही रहेगा. हर जगह के लिए ये चीज कॉमन है. क्या है कॉमन है? इन हिली टेरेन द रूटिंग शुड बिगिन एट द टॉप एंड प्रोसीड डाउन हिल. यानी कि सपोज दैट दिस इज योर हिली एरिया, समवेयर यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ आपका कोई ना कोई सोसाइटी यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, और आपका जो कलेक्शन एरिया है, आपका कलेक्शन डंपिंग साइट जो है वो ये यहाँ पे अगर अवेलेबल है. ठीक है, नाउ से सपोज दिस इज योर व्हीकल, ये ब्लू कलर से आपका व्हीकल है, आपका ये हिली एरिया है, ये आपका लोकेलिटी है, यहाँ से वेस्ट कलेक्ट करना है और यहाँ पे लेके आना है. अगर आप सोचोगे कि हम यहाँ से जाते जाते ये पूरा वेस्ट कलेक्ट करके लेके जाएंगे, यहाँ का वेस्ट, यहाँ का वेस्ट, यहाँ का वेस्ट, यहाँ का वेस्ट, अगर हम ये कलेक्ट करके लेके जाएंगे और हमने यहाँ का भी वेस्ट ऊपर में कलेक्ट करके लेके गया, फिर हम वापस आएंगे, सो दैट इज रॉन्ग. दिस प्रैक्टिस इज रॉन्ग. इसमें क्या होने वाला है, ये प्रैक्टिस हम रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे आपका ये हिल एरिया था, ये आपका व्हीकल है. ठीक है, तो ये व्हीकल को, ये हिल को क्लाइम करने के लिए उसको एक एनर्जी लगने वाली है. वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल की बात करते हैं हम लोग. उसको फ्यूल अवेलेबल रहेगा, मतलब अवेलेबल रहेगा बट लगेगा. उसको ये क्लाइम करना है, सब चीजें. हाँ, ये हिल को क्लाइम करना है. इस क्लाइम करने के लिए आप उसको फ्यूल दे रहे हैं, फ्यूल लगेगा उसे. बट मोर ओवर व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे भी लोकेशन है आपका, यहाँ से भी वो वेस्ट को कलेक्ट करके ऊपर लेके जा रहा है. जितना ज्यादा आप उसके ऊपर लोड डालोगे, इफ यू इंक्रीज द लोड, इट विल रिक्वायर अ मोर ट्रैक्शन फोर्स. आई रिपीट, इफ यू इंक्रीज, जैसे जैसे ये क्लाइम कर रहा है, आप उसके ऊपर लोड डालते जा रहे हो, आप उसका वेस्ट आप डंप उसके ऊपर में
पुट ऑन करते जा रहे हो उस वेस्ट को, सो व्हाट विल हैपन, उसको ट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, उस ट्रक को या उस बुलडोजर को क्लाइंब करने के लिए और ज्यादा ट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगा, और ज्यादा अगर ट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगा सो इट विल कंज्यूम मोर फ्यूल, उसको ज्यादा फ्यूल का कंजप्शन लगेगा, ओके, एंड जिससे यहाँ तक आने के बाद प्रॉब्लम उसको हो सकता है। बट ऑन अनदर वे इफ यू टॉक लाइक दिस, अगर हमने हमारे व्हीकल को यहीं से शुरू किया, ओके, इफ माय व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम दिस, सो दिस इज गुड, दिस इज एम्प्टी, उसको नीचे आने के लिए भी कम फ्यूल लगने वाला है वैसे भी, यस इंजन स्टार्ट रहेगा लेकिन उसको फ्यूल कंजप्शन कम रहेगा। फिर क्या होगा, जब वो इस पोजीशन में आएगा तो यहाँ का वेस्ट, जो भी सिटी का वेस्ट है वो यहाँ डंप करेंगे, देन यहाँ की लोकेलिटी का जो भी वेस्ट होगा वो जब ये व्हीकल यहाँ पे आएगा तो यहाँ डंप करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो आपका रिड्यूस हो गया। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। आप कभी भी स्टार्ट करोगे तो आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, आपका जो हिली पे टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां से आप स्टार्ट कीजिए। वही बोल रहे हैं, इन हिली टेरियन द रूटिंग शुड बी बिगिन एट द टॉप एंड प्रोसीड डाउन हिल। यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पे आप खत्म करो, नीचे आते आते उसे वाइंड अप करो, ओके। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द व्हीकल बिकम लोडेड। अगर हम अपसाइड जाएंगे तो क्या हो रहा है, व्हीकल लोडेड हो रहा है एंड इट इज डिफिकल्ट टू बी टेकन अप हिल, और जैसे इसका लोड बढ़ेगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए भी लोड उतना कैरी करने का प्रॉब्लम आ सकता है। When the reverse pattern is followed, it is also a conserve fuels. Now this might be a last slide. The step involved in establishing collection route includes, क्या क्या points यहाँ पे includes करेंगे हम इसमें, preparation of a map showing the point of a waste generation. I repeat, preparation of map showing the point of waste generation है, ये हमने already discuss किया जब मैं आपको माइक्रो और माइक्रो के बारे में बात कर रहा था। Then preparation of a information summary table. Based on that, you have to prepare an information summary table. Then you have to decide a preliminary layout. ये fix नहीं हुआ है, this is your preliminary layout. आपने एक first attempt में ये एक route को बनाया हुआ है. Then you will check. Okay. Once the route are laid down on the paper, they are given to the collection crew for implementation. एक बार वो पेपर बना दिया गया, डॉक्यूमेंट बन गया है, वो आपके कलेक्शन क्रू को आप दे दीजिए। With field experience, the route is modified and entered into the database as a new route. With a field experience, क्या है कि आपने पेपर में दे दिया लेकिन जब वो फील्ड में आएगा तो it may be vary to 60%, it may be vary to 50%, or it may be vary to 10%, but it will vary. हमने जो टेबल में प्लान किया that will be not an actual one happening in the field area, so it will vary. So okay, with the field experience the route is modified. उनको जो रूट दिया गया था उसी को हमने क्या किया, दोबारा से मॉडिफाई किया और एंटर्ड इनटू डेटाबेस। एंटर्ड इनटू डेटाबेस कहाँ गया, ये दिस इज योर एंटर इनटू डेटाबेस, ओके, हमने उसको मॉडिफाई कर देगा। ओके, अ शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच रूट with details of a location and a sequence of a pickup point and a provided to the collection queue. I repeat, a schedule is prepared. एक शेड्यूल बनाया जाएगा, आप किस बेसिस में, इस डेटाबेस के बेसिस में, ओके, विद डिटेल ऑफ ए लोकेशन, इसमें लोकेशन भी आ जाएगा, आपका सीक्वेंस ऑफ ए पिक, कौन सा आपको लोकेशन में कौन से पॉइंट नंबर में कब आपको जाना है, कब उसको पिक करना है, ओके, दैट एवरीथिंग विल बी scheduled and given to the collection crew. Now, every truck driver should maintain a route book. जो भी आपका ट्रक ड्राइवर रहेगा उसके पास में एक बुक मेंटेन रहना चाहिए। उस बुक में क्या रहता है कि कौन ये व्हीकल को लेके जा रहा है, उसमें क्रू मेंबर्स कौन है, कितना डिस्टेंस चल गया है, उसने कितना फ्यूल भराया है, एवरीथिंग शुड बी देयर लॉग्ड, ठीक है, टू चेक द लोकेशन एंड रिकॉर्ड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सेम। और अगर मान लो रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है, इट शुड बी reported in that logbook. That is important. The information recorded will be used in modifying the collection route. अब जो ड्राइवर ने जो डेटा बुक बनाया है उसको भी आप यूज कर सकते हो। मोशन टाइम मेजरमेंट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू डेवलप अ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। नाउ आप जब उस गाड़ी पे बैठ के जब एक्चुअल में उसको आप देखोगे, सो दैट इज द ओनली
a standard procedure, उसके अलावा कोई दूसरा standard procedure नहीं है. It is a technique by which the time taken for the movement of the collection crew is estimated with the help of a stopwatch. जैसे आप व्हीकल में बैठे, आपने अपना गाड़ी स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट करना है, उसको आपने ये चेक करना है कि उस पॉइंट बी में जाने तक के आपको एक्चुअल टाइम कितना रिक्वायर्ड है, हम क्या स्पीड से आ रहे हैं. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ओवर देयर. The results such as a time, distance, and a number of containers are tabulated to identify the best series of activity data collection crew must follow to collect the waste in the shortest possible time. Okay. The motion time measurement also help us determine the best equipment to achieve a good output and reduce the various health problems. आपका ये जो मोशन टाइम मेजरमेंट है, ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा. दिस इज द बेस्ट इक्विपमेंट टू अचीव अ गुड आउटपुट. आपको, क्योंकि आप आउटपुट के बेस में ही काम कर रहे हो, आपको अपने आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें जो आउटपुट आपको समझ में आया, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेड किया उसके बेसिस में आप फिर से उसको मॉडिफाई कर रहे हो. सो दिस विल बी ऑलवेज अ बेटर वर्जन ऑफ द प्रीवियस वन. Okay, reduce the various health problems. Okay. In recent time, the motion time measurement studies involve the uses of a video's camera at a different collection point. अब क्या होता है कि जैसे ही आप गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, तो एक बार आपने ट्रैवल किया, ओके, तो जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसका क्या करना है, हमें वीडियो बना लेना है. वीडियो कैमराज वर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स, तो ऑटोमेटिकली वो आपको जो वीडियोस है वो कैप्चर कर लेगा, जो भी सीन्स है वो कैप्चर कर लेगा एट अ डिफरेंट कलेक्शन पॉइंट, हर कलेक्शन पॉइंट में. एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ स्टडी, उनकी इंटरनल स्टडी के काम में आएगा, और अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको मॉडिफाई करना है. सो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर देम टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ द कलेक्शन क्रू. यानी इसमें ये भी समझ में आएगा कि मतलब आपका जो कलेक्शन क्रू है वो सच में काम करता है कि नहीं करता, या टाइम पास कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, वो भी उसमें रिकॉर्ड होता है. तो इट इज जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रीवियस वन. दिस इज मेनली डन टू मेक अ कलेक्शन क्रू कंसाइज एंड कंप्लीट द वर्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. यू कैन सी कि हमें, अगर हमारे जो वर्कमैन है या हमारे अंडर में जो क्रू मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी, डर बनाने के लिए भी, या उनसे काम निकलवा लेने के लिए भी, it is also a good tool. It has also improved the credibility of the crew. Yes, of course, अगर वो सुपरविजन में है, completely कैमरे के अंडर में है, तो yes, of course, that is true कि उनकी credibility उसमें बढ़ जाती है. Many developed countries use a geographical system to identify the location of the crew. अब क्या होता है कि बहुत से डेवलप कंट्रीज में क्या होता है कि हम जीपीएस को सीधा गाड़ी पे इंस्टॉल कर देते हैं. इट इज नॉट ओनली इन अ डेवलप कंट्री, इट इज नाउ हैपनिंग इन द डेवलपिंग कंट्री. जैसे हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे भी कई सारे व्हीकल्स में आपके जीपीएस सिस्टम को लगा दिया गया है. नाउ जो भी वो स्टेशन में बैठा होगा, दे कैन मॉनिटर इजीली एंड दे कैन ऑब्जर्व इजीली कि वहाँ अभी आपके जो क्रू मेंबर्स है कौन से लोकेशन में क्या काम कर रहे हैं, और अभी कितना काम बचा हुआ है, कितने घंटे, मतलब 1 घंटे में उनको इतना काम करना था, उन्होंने किया नहीं किया, दैट एवरीथिंग they can monitor over there in that station only. This will improve the performance of the collection crew. I said कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, that, और उनको उसके ऊपर अब उनके बेसिस में अगर गाइड करना है, so yes, this is a good tool to use. जियोग्राफिकल सिस्टम आपका यूज हो रहा है, GIS GPS दोनों को ही हम यूज कर रहे हैं. So this is all about the collection frequency as well as the route optimization. Yet route optimization is not wind up. अभी हमने इसको wind up नहीं किया है इस टॉपिक को. ये नेक्स्ट क्लास में भी हमारा रूट ऑप्टिमाइजेशन का ही टॉपिक चलेगा, जिसमें हम लोग 2 मेथड देखेंगे. वन इज योर ह्यूरिस्टिक मेथड एंड अनदर इज योर डिटर्मिनिस्टिक मेथड. ये और वन मोर मेथड इज देयर, मॉडल बेस्ड है, वो भी हम देखेंगे. विल सी 3 मॉडल्स in next class, then only we'll say your this topic route optimization is over. Okay, so this is all about for today's class. If you have any doubt, you can stay here, you can ask me question, but if you don't have any doubts, so you can leave for your next classes. Okay, but before leaving, just punch your, yeah, good, before leaving you punch your actual roll number of this semester. previous semester का आपको नहीं देना है, ये semester का देना है. Okay, so please ध्यान दीजिए सही तरीके से.